हेलो बच्चों। आज एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और इस पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका टॉपिक है डेरिवेशन फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व, या सेविंग डेरिवेशन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो बच्चों केवल और केवल नाम बदले जाते हैं, बाकी डायग्राम और रिटन स्टेटमेंट सेम रहते हैं। इसलिए आपको मैं केवल एक बताऊंगा और दूसरा आप अपने आप उसे चेंज कर लेना। तो एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है बच्चों, तो कर लेते हैं। तो आपका मैं डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट तक बनाना है आपको, और एक 45 डिग्री एंगल की आपको इनकम लाइन खींचनी है। फिर आप जैसे जानते हो कि वाई एक्सिस से कंजम्पशन स्टार्ट होते हैं, तो कंजम्पशन लाइन हो गई है। और जो एरिया यहाँ पर ओ और सी, मैंने इतना माना ओ सी, ओ सी के इक्वल, यानी कि ये जो पार्ट है वो क्या है आपका सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। बच्चों जो एरिया ओ सी का है उतना ही एरिया यहाँ पर ओ एस करेंगे, क्योंकि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर किससे पूरे होंगे, वो हो गया आपकी डिस सेविंग से। तो सेविंग आपकी डिस सेविंग हो जाएगी। और जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से आपका सेविंग कर जाएगा, और ये हो गया आपका सेविंग कर। तो ये आपका हो गया ओ एस। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो ऑटोनॉमस हो गई, तो आपकी सेविंग कैसे हो जाएगी, डिस सेविंग हो जाएगी, और इसे हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये ई पॉइंट है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर सेविंग इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो है। अब इसमें है आपकी तीन सिचुएशन आ गई, एक सी ग्रेटर देन वाई, एक सी इक्वल टू वाई, और एक सी लेस देन वाई। जब ऐसा है सी ग्रेटर देन वाई है तब आपका सेविंग कैसा है, नेगेटिव है। जब सी इक्वल टू वाई है तब सेविंग आपका जीरो है, और सी लेस देन वाई है तो सेविंग आपका पॉजिटिव। बच्चों बस यही डायग्राम आपको बस राइट रिटन स्टेटमेंट में इंडिकेट करना है और आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप कंजम्पशन शो करेंगे, यहाँ पर आप इनकम शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया। यहाँ पर आपने सेविंग शो की है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि इनकी लेबलिंग करना बहुत जरूरी होता है, आपको नेमिंग करना बहुत जरूरी है कि आपको बताना है कि आपने वाई एक्सिस पर क्या मेथड किया और एक्स एक्सिस पर क्या मेथड किया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसके जो डायग्राम है वही डायग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, बस पॉइंट्स लिखने एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक इनकम लाइन खींची थी। तो ड्रॉ इनकम लाइन ठीक है, दैट इज 45 डिग्री एंड showing by
ओ वाई, ये ओ और ये वाई, ओ वाई से हमने इसको इंडिकेट किया है। दूसरा ओ सी इक्वल टू ओ एस, दैट इज autonomous conjunction at zero level of income. Here OS starts from negative y-axis, showing is saving. Third, point E is the point of equilibrium where y equals to c. ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। एट दिस पॉइंट saving is zero. नेक्स्ट, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट हो गई। और यहाँ पर आपका कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम, सॉरी कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है। यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट consumption increases but less than it. ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ लिखा है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो बच्चों सिंपल आप सीधा का सीधा यही डायग्राम बनाओ और यही पॉइंट्स आप नोट कर लो, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बच्चों नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाया था और बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर डन बाय द फर्म फॉर परचेजिंग न्यू कैपिटल लाइक प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर डन बाय फर्म for purchasing new capital। अच्छा बच्चों ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक और परचेजिंग ऑफ न्यू कैपिटल वो भी आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो फर्म ने परचेज किया, एक्सपेंडिचर किया परचेज करने के लिए, क्या परचेज करने के लिए, न्यू कैपिटल परचेज करने के लिए, तो वो आपका होगा क्या, वो आपको होगा इन्वेस्टमेंट। इससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फर्म को अब क्या करना है, वो फर्दर इनकम जनरेट करेगी, प्रोडक्शन करेगी और उस प्रोडक्शन को करने के लिए उसे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशनल ऑफ परचेज ऑफ न्यू कैपिटल वो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर 2 टाइप के पढ़ने,
एक आपको पढ़ने हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरे पढ़ने हैं आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पहला है आपका ऑटोनॉमस। तो बच्चों ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है और इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। और ये वो एक इन्वेस्टमेंट होते हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ही होते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जैसे अभी हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा था, वैसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपके कंजम्पशन होते हैं वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाते हैं। ऐसे ही जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंडिचर फर्म करती है या गवर्नमेंट करती है वो ऑटोनॉमस कहलाते हैं। इसका जो कर्व है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपके ऑटोनॉमस हो गए जीरो लेवल पर। यहाँ पर हमने मेजर किया इन्वेस्टमेंट और यहाँ हमने इनकम मेजर्ड की। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस पर किसको मेजर्ड किया है और वाई एक्सिस पर किसको मेजर्ड किया। तो हमने वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट मेजर्ड किए और एक्स एक्सिस पर इनकम मेजर्ड किए। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस हो गए और इनकम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकम y से बढ़कर y1 पर पहुंच जाए तब भी इन्वेस्टमेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो पहली बात क्या है? पहली बात है these expenditure done by the government दूसरी बात क्या है बच्चों? ये होते हैं किसके लिए? ये आपके सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। सो गवर्नमेंट स्पेंड फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट के खर्चे किस लिए हो रहे हैं? सोशल वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। और थर्ड वन ऑटोनॉमस कर्व, यानी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। is parallel to x axis। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। इंड्यूस मींस होता है प्रेरित होना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इनकम से अफेक्टेड हो और प्रॉफिट से अफेक्टेड हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सो दीज एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, नाउ दीज एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। If profit increases, then induced investment also increases, showing the direct relation with profit or income. तो पहला हमने यहाँ लिखा था these expenditure done by the government। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे these expenditure done by the private sector। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंड्स फॉर सोशल वेलफेयर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर स्पेंड करेगा फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो प्राइवेट सेक्टर स्पेंड
फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा था? वो था आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही इंड्यूस का क्या होगा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व, ये बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा है शॉर्ट में। इन्वेस्टमेंट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है बच्चों, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होगा? वो आपका होगा अपवर्ड स्लोपिंग। और स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग उसकी ओरिजिन से होगी, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आपका इंड्यूस है। यहां पर हमने वाई एक्स ले लिया, ये आपकी इनकम है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे कब? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी यानी कि फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? वो डायरेक्ट रिलेशन हो गया बच्चों। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, यानी कि पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओके बच्चों, और लास्ट टॉपिक चल रहे हैं इस चैप्टर के। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्स एंड एक्स पोस्ट। बच्चों एंड मीन्स होता है प्लान्ड और पोस्ट मीन्स होता है एक्चुअल और रियलाइज। तो अगर एक्स एंड सेविंग आती है तो वो प्लान्ड सेविंग होगी, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं तो वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होंगे। तो एक हाउस होल्ड जो प्लान करता है सेव करने के लिए, जो अमाउंट वो सेव करना चाहता है, वो अमाउंट कहलाएगा एक्स एंड सेविंग। ऐसे ही एक फर्म अगर कुछ प्लान कर रही है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, नाउ इट हैज टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी इनकम, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर परचेजिंग न्यू कैपिटल। तो वो प्लान जो कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने की, वो कहलाएंगे एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो प्लान इन्वेस्टमेंट आर द प्लान, वो सॉरी, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर द प्लान एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। ऐसी एक्स एंड सेविंग इज द प्लान सेविंग बाय द हाउस होल्ड। ऐसे एक्सपोस्ट क्या है? एक्सपोस्ट रियलाइज्ड है, एक्चुअल है। जैसे एक हाउस होल्ड ने 2000 रुपये बचाने की, महीने में बचाने की को प्लान करता है तो एक्सटेंड हो गया, लेकिन इसके लिए उसने जो मोड अपनाया वो LIC की पॉलिसी या कुछ और, जैसे RD अकाउंट खोल दिया बैंक में, ऐसे करके उसने कुछ सोचा। तो जो LIC की पॉलिसी उसने ली वो आपकी 2100 रुपये या 2200 रुपये की हो रही है। तो उसकी प्लानिंग कितने की थी? 2000 रुपये की, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर कितने के हो रहे हैं? एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं? 2100 के या 2200 के। तो ये आपकी एक्चुअल हो गई, ये आपकी रियलाइज्ड हो गई और ये कहलाएगी एक्सपोज्ड। ऐसे ही फर्म ने प्लान किया था कि वो 200 करोड़ रुपए खर्च करेगा या 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, प्लान इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चों एकदम एग्जैक्टली 2000 रुपये 200 करोड़ रुपये खर्च किए। कभी 200 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 200 करोड़ से कम भी हो सकते हैं। तो जो अमाउंट उसको रियलाइज्ड होगा वो कहलाएगा एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट टॉपिक है, वो है आपके 3 टॉपिक हैं, ये एक एक नंबर के पूछ लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट।
फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब एक कैपेबल पर्सन वर्क करने के लिए एग्री है एट गिवन वेज रेट एंड वर्क आर रेडी फॉर देम। ठीक है, a situation in which a person is ready to do work at given wage rate and work is ready for them, that is called full employment। अच्छा बच्चों, कभी कभार एक नंबर में यहाँ पूछ लेता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू 100% एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, यानी कि फॉल्स है। फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर बी मीनिंग फॉर दैट मीन्स 100% एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हमेशा दो सिचुएशन रहती है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट में कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ओके, दूसरा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब वर्क कैपेबल पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर डूइंग द वर्क बट वर्क इज अवेलेबल फॉर देम, ये कहलाएगी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट के मेजरमेंट में शामिल नहीं करते हैं। फिर आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये वो सिचुएशन होती है देन कैपेबल पर्सन इज रेडी टू डू वर्क एट गिवन वेज रेट बट वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर देम, ये सिचुएशन कहलाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों एक बार क्विक रिवीजन मार्क करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क अवेलेबल है और लोग भी काम करने के लिए एग्री हैं गिवन वेज रेट पर, वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो सिचुएशन होती हैं, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट से नहीं होता। फिर बच्चे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब एक कैपेबल पर्सन के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं, वर्क तो है और वो गिवन वेज रेट पर काम करने के लिए एग्री नहीं है, ये कहलाएगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक कैपेबल पर्सन वर्क करने के लिए एग्री है एट गिवन वेज रेट बट वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है और इसके बाद इसके अभी 2 चैप्टर और बाकी हैं बच्चों, और इस तरह से इस यूनिट में से आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। तो फर्स्ट यूनिट से 12 मार्क्स का और इस यूनिट से 10 मार्क्स का, आपके 40% के मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 22 मार्क्स ये कवर करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट यूनिट है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है।